बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जीत की खुशी अपने जैसे अय्याश दोस्तों के साथ मनाकर घर लौटा तो रात के 11:30 बज चुके थे। मैं घर गया तो मेरी वालिदा ने उठकर मेरी बलाएं लीं। खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। वो बोली, बेटा, दुश्मन की बेटी को अपनी महबूबा मत बना देना, उसको पैर की जूती बनाकर रखना। उससे तेरे मरहूम भाई की रूह को बड़ी खुशी मिलेगी। अपने भाई के साथ मरहूम जैसा लफ्ज सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। वो सब मेरे रगो पै में दौड़ गया। मैं शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा, जहां मेरी दुल्हन सेज पर बैठी आंसू बहा रही थी। मुझे उसके आंसू देखकर शदीद गुस्सा आया था। मैंने बिना कुछ कहे उसको बालों से पकड़ा। वो रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज मुझे पुरसुकून कर रही थी। इससे मैं उस पर तशद्दुद करता रहा। उसको मार मार कर जब मैं थक गया तो बोला, जा मेरे लिए खाना लेगा। वो बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखती रही। फिर उसने अपने बाजू की तरफ देखकर कुछ कहा। मुझे उसकी यह हरकत अजीब लगी थी। मैं उसको देखता रहा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में गई। जब वो खाना लाई तो मैंने उस पर खाना उलट दिया और बोला, जाहिल औरत, ठंडा खाना लेकर आई हो। वो खामोशी रही। फिर कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। मैंने महसूस किया था जैसे उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। वो अपने हाथ को देख देख कर रो रही थी। मैं उठकर उसके हाथ को देखना चाहता था, मगर मैं नशे की हालत में ना जाने कब सो गया, कुछ खबर ही ना हुई। सुबह जब आंख खुली तो मैंने उस लड़की को कमरे के कोने में सोता हुआ पाया। उसकी जानिब देखकर मुझे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था। मैंने उसको मुखातिब किया तो वो जल्दी से उठ बैठी। मैं बोला, जा मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। जब वो लौटी तो उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसमें एक जला हुआ पराठा पड़ा था और टूटा फूटा सा अंडा। मैंने वो पराठा देखकर ट्रे दीवार पर दे मारी। मैं बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? वो जो कल से खामोश थी आज बोल ही पड़ी। आपकी माँ ने भी तो आपको कुछ नहीं सिखाया ना? अल्फाज उसके चुभते हुए से थे, मगर चेहरा बड़ा पुरसुकून था। अब तुम मेरे साथ जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर मैंने एक बार फिर से उस पर बरसना शुरू कर दिया था। उसका चेहरा जब नीलो नील हो गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। कल के बरक्स आज वो मार खाकर रोई नहीं थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, औरत पर हाथ उठाकर आपको लगता है कि आप बहादुर हो? मैं ऐसे मर्द को बुज़दिल कहती हूँ जो औरत को मारकर खुश होता है। उसकी जुबान ने मुझे जिज कर दिया था। मैं उसको धक्का देकर खुद बाहर निकलने लगा तो वो बोली, मुझे तब तक मारते रहो जब तक मेरा सांस मेरा साथ नहीं छोड़ देता। मैंने मुड़कर उसकी जानिब देखा तो वो मुझे कोई अप्सरा लगी थी, जख्मी सी परी। मेरा दिल ना जाने क्यों उसके लिए दुख सा गया था। मैं चुपचाप बाहर निकल गया। मैं जैसे ही बाहर निकला मेरी अम्मी नजर आई और दो बहनें, रोती हुई माँ और बहनें। एक ने बढ़कर मुझे मुबारकबाद दी थी। भाई, तूने दुश्मन की बेटी के साथ बहुत अच्छा किया है। मगर मेरी दूसरी बहन नाजो मुझे डरी हुई लग रही थी। अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया तो मैं आराम से बैठकर खाने लगा था। इतनी देर में मेरे अब्बू भी आ गए थे। वो ज़मीनी मामलात पर गुफ्तगू करने लगे थे, लेकिन मेरी सुई दुश्मन की बेटी पर ही अटकी हुई थी। दुश्मन की मासूम सी बेटी, डरी हुई मगर बहादुर सी। हम कबायली लोग बड़े सख्त जान और सख्त दिल होते हैं। हम छोटी मोटी बातों पर रोते नहीं हैं, मगर एक बार जो हमें रुला दे तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं हैं। उस लड़की के भाई ने मेरे पूरे खानदान को रुला दिया था, फिर मैं उससे इंतकाम कैसे ना लेता। मेरा नाम सिकंदर है। मैं चिट्टा अनपढ़ आवारा किस्म का इंसान था, अपनी मौज मस्ती में गुम रहने वाला। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया था जब मुझे खबर मिली कि मेरा भाई दुश्मन के हाथों मारा गया है। मुझे लगा था जैसे मेरे सर से किसी ने साया ही छीन लिया हो। मेरा बड़ा भाई मेरी कुल कायनात था। हमारे इलाके में हम लोग अपने फैसले जिरगों में करते थे। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते। इसीलिए अब्बू ने जिरगा बुलाया। अब्बू ने जिरगे में अपनी डिमांड रखी थी कि हमें कातिल दे दिया जाए, मगर दूसरी पार्टी ने कातिल देने के बजाय कातिल की बहन को वन्नी कर दिया था। उसी शाम निकाह हुआ और वन्नी रुखसत होकर हमारे घर आ गई। अम्मी खुश थी। वो बोली, मैंने सुना है कि जलील को अपनी इस इकलौती बेटी से बड़ी मोहब्बत है। ये अपने उसी भाई वली की भी बड़ी लाडली है जिसने मुझसे मेरा लाल छीना है। मैं अपने दिल का हर जख्म इस लड़की के वजूद पर नक्श कर दूंगी। मैं भी अपनी जीत में बड़ा खुश था। मुझे लगा था कि वनी होकर आने वाली लड़की बस वनी ही होगी, जिससे मैं अपने भाई का बदला ले सकूंगा। उस पर जुल्म करके अपनी माँ के तड़पते दिल को सुकून दूंगा, क्योंकि दस्तूर ही यही था। यही सदियों से होता आया था। मैंने देखा भी यही था। वनी होकर आने वाली लड़की को नौकरानी बनाकर रखा जाता था, उसको मारा पीटा जाता था।
मगर मुझे अब मालूम हुआ था कि वनी भी इंसान ही होती है, उसको भी तकलीफ होती है। वनी होकर आने वाली लड़की का नाम परिवेश था। मैं उस पर तरह तरह के जुल्म ढाता तो वो मजलूम बनकर रोती नहीं थी, बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती। या फिर बात कुछ और ही थी जिसे मैं समझ ही नहीं पाता था। मेरी अम्मी भी उस पर हाथ उठाती और दो बहनें भी, मगर जो छोटी थी नाजो, वो परिवेश को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन नाजू मेरे पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, लाला, परिवेश कोई अनपढ़ लड़की नहीं है जो मार खाकर सहम जाएगी। उसने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है। वो अपना अच्छा बुरा सब जानती है। उस पर जुल्म ना किया कर लाला। नाजो की बात सुनकर मेरी बड़ी बहन आ गई। उसने नाजो को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, तू चुप करके जा, नहीं तो सबको बता दूंगी कि तू परिवेश के साथ क्या राजदारियां करती फिरती है। नाजो का रंग फक हो गया। वो चुपचाप उठकर मेरे पास से चली गई थी। मैंने बाजी से पूछा, बाजी, नाजो परिवेश की तरफ दारी क्यों कर रही थी? बाजी गुस्से से बोली, अब्बू ने इसको 5 जमातें पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती करती थी। ना ये पढ़ी होती और ना ये फसाद होते। वो पढ़ लिख कर खुद को हमसे अफजल तस्वर करती है। इसको इंसानियत का बड़ा ही ख्याल है। मैंने बाजी की बातें सुनकर सर हिला दिया, मगर उनकी बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी थी। मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहता था। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता, रात शराब के नशे में घर लौटता। फिर मैं परिवेश को बहुत मारता था। अक्सर तो वो मुझे डंडा पकड़ा कर कहती, मुझे और मारो, मुझे इतनी सी मार से कोई तकलीफ नहीं होती। मैं उस मोम की गुड़िया को देखता तो कभी उसके हौसले को। एक दिन मुझे भाई की बहुत याद आई तो मैंने परिवेश पर जुल्म का पहाड़ तोड़ डाला। जब मैं निढाल हो गया तो बोला, मैं तुमसे अपने भाई का बदला लेकर ही रहूंगा। वो नाहक गया है जान से। हाँ, वो नाहक ही गया है इस दुनिया से। मैंने कब इनकार किया है? मुझसे बदला लो भाई की मौत का, मैं हाजिर हूं। परिवेश की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। खैर, मैं कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मैं लौटा तो वो अपनी मुट्ठी में कुछ छुपा कर बैठी रो रही थी। मुझे शक हुआ, आखिर उसके हाथ में क्या होता था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और परिवेश से बोला कि मुझे अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाओ, क्या है इसमें। वो डरी सहमी सी मुझे देखती रही। फिर उसने वो कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो अचानक फर्श से उठी और बाहर की जानिब भाग गई। मैं उसके इस इक़दाम पर हैरत ज़दा सा उसके पीछे भागा, मगर तब तक वो उस चीज़ को छुपा चुकी थी जो उसकी मुट्ठी में थी। उसके दोनों हाथ खाली थे। मैं सहन में खड़ा गुस्से से बस उसको घूरता ही रह गया। वो जल्दी से कमरे में चली गई थी। मैं घर से बाहर जाने लगा था जब नाजो की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। वो बाजी से कह रही थी, बाजी, खुदा के वास्ते मेरा राज लाला को ना बताना, मेरा पर्दा रख लो। बाजी की खरख्त सी आवाज़ थी। वो बोली, परिवेश से दूर रहो, इसी में बेहतरी है सबकी। नाजो रोते हुए बोली, बाजी वो बेकसूर है। बाजी गुस्से से बोली, तो फिर कसूरवार कौन है? तू। मैं उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मैंने सोच लिया था कि मैं नाजो और बाजी का राज जान कर ही रहूंगा। मैं ये भी जानना चाहता था कि सारे किस्से में परिवेश का क्या किरदार है। मैं घर से बाहर आकर भी इसी मामले में उलझा हुआ था। शाम घर जल्दी लौट गया तो अम्मी ने बताया कि तेरी बहन के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हैं। मैं बड़ा खुश हो गया था। बाजी की उम्र काफ़ी हो गई थी, मगर अभी तक कोई मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिल पाया था। मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी, मेहमानों की खातिर मिदारत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मी ने भी हर चीज़ का बेहतरीन इंतज़ाम किया था, मगर फिर भी इनकार हो गया। मैं बड़ा हैरान सा था। मैंने अम्मी से कहा, ये इनकार क्यों हुआ है? अम्मी बोली, उन लोगों को तेरी बाजी पसंद आ गई थी, मगर ये करम चली दुश्मन की बेटी सामने आ गई। बाजी उठी और उन्होंने परिवेश को बालों से पकड़कर धारना शुरू कर दिया। मेरे दिल को कुछ हुआ था। क्या मैं कम जालिम था जो अब मेरे घर वाले भी परिवेश पर जुल्म ढाने लगे थे? बाजी बोली, ये अपना नीलो नील चेहरा लेकर उन औरतों के सामने आ गई। अम्मी ने बताया कि ये वनी है। वो औरतें डरकर चली गईं और बोली, जिस घर में वनी हो हम वहां अपने बेटे की शादी नहीं करेंगी। बाजी ने यह सारा किस्सा परिवेश को सुनाया था। नाजो आगे बढ़ी। उसने बाजी का हाथ झटक दिया और परिवेश को लेकर कमरे में चली गई थी। मैं बाजी को तसल्ली देकर जब कमरे में गया तो मुझे नाजो की आवाज़ आई। वो कह रही थी, मेरे भाई के मरने की सज़ा तुम्हें क्यों दी जा रही है? तुमने तो नहीं मारा ना उसे, तुम सच सबको क्यों नहीं बता देती? परिवेश बोली, मैंने ही तो मारा है तुम्हारे भाई को, मैं ही तो कसूरवार हूँ। तुम्हें मेरे माथे पर मुजरिम लिखा हुआ क्यों नजर नहीं आता? मैं परिवेश की बातें सुनकर दंग रह गया था। क्या मेरे भाई को परिवेश ने मारा था? क्या पता परिवेश के भाई वली ने अपनी बहन का इल्ज़ाम अपने सर लिया हो।
काफ़ी अजीब सी सूरत हाल थी। मैं सच की तलाश में था मगर अभी तक नाकाम रहा था। रात में सो रहा था जब मेरी आंख परिवेश की आवाज़ सुनकर खुली थी। वो किसी से मेरी शिकायत कर रही थी। मैंने एक आंख खोलकर देखा तो वो कालीन पर लेटी हुई थी, कमरे में और कोई भी नहीं मौजूद था। अब मुझे सब समझ आ गया था। शायद उसके पास कोई खुफिया मोबाइल था जिससे वो अपने घर राब्ता कर रही थी और यहाँ की हर खबर अपने वालिदैन को देती थी। सुबह हुई तो मैंने परिवेश के सामान की तलाशी ली। वो अपने साथ सिर्फ एक पोटली लाई थी जिसमें उसके फ़कत 2 सूट थे। मेरा शक अब नाजों पर गया था। शायद वो मुझसे चोरी छुपे परिवेश को अपना मोबाइल दे देती हो। ना जाने मैं अभी तक यह मुअम्मा हल क्यों ना कर पाया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब औरतों के हाथ का मोहरा नहीं बनूंगा। मेरे दिल में जो आया वो ही करूंगा। मैंने परिवेश पर हाथ उठाना छोड़ दिया था। अम्मी ने घर में खूब फसाद डाला। बाजी मुझसे बड़ा झगड़ी। अब्बू ने ताने दिए। मैं भाई को भूल गया हूँ मगर मैं खामोश ही रहा। मगर जब नाजो मेरे पास आई और बोली, लाला तुम बहुत अच्छा किया है। अब किसी की बात में आकर फिर से परिवेश पर जुल्म शुरू ना कर देना। मुझे ऐसे लगता था कि जब तुम परिवेश को मारते होगे मेरे बड़े लाला की रूह को तकलीफ होती होगी। मैंने नाजो को बड़े खौर से देखा और पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वो बोली, जो मर जाता है उसके नाम पर सदका खैरात दिया जाता है, कुरान पढ़े जाते हैं। मरने वाले के नाम पर किसी जिंदा इंसान को दुख नहीं दिया जाता, जुल्म नहीं किया जाता। मैं खामोश ही रहा। मैं घर से बाहर निकला और दोस्तों के साथ शिकार खेलने चला गया, लेकिन मेरा दिमाग घर के मामलात में ही उलझा हुआ था। मुझे मालूम ही ना था कि मुझे कौन बेवकूफ़ बना रहा है, अपने या पराए। इसी परेशानी में मेरा दिल शिकार से उचाट हो गया। मैं अपने दोस्तों से माजरत करके घर वापस चला गया। घर गया तो अम्मी और परिवेश के अलावा घर पर और कोई भी नहीं था। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी बाजी और नाजो कहाँ हैं? अम्मी घबरा गई थी। अम्मी बोली, यहीं पड़ोस में गई हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। मैं अपने कमरे में गया तो परिवेश को देखकर चौंक गया। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी बातें कर रही थी। वो बोली, नाजो भी मेरे घर गई है और बाजी भी, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो बनी हूं ना। मैंने नाजो को बहुत रोका वहां ना जाए, मगर वो किसी की नहीं सुनती। उसने पहले भी नहीं सुनी थी, अब भी वो किसी की नहीं सुनती। मैं जल्दी से आगे बढ़ा। मुझे देखकर परिवेश डर गई थी। मैं बोला, मुझे बताओ तुम किसके साथ बात कर रही थी? वो खामोश ही रही। उसके दोनों हाथ भी खाली थे। थोड़ी ही देर तक नाजो और बाजी भी आ गई। मैं जल्दी से नाजो के पास गया और बोला, कहाँ गई थी तुम? वो सहम सी गई। वो डरते हुए बोली, भाई मैं पड़ोस में गई थी। मैं वहां से चला गया। मेरा रुख मुजम्मिल के घर की तरफ था। मुजम्मिल उस दिन मेरे भाई की मौत का ऐनी शाहिद था। मैंने मुजम्मिल से कहा, तुम मुझे आज सब कुछ सच सच बता दो कि उस दिन क्या हुआ था। मुजम्मिल बोला, लाला, मैं उस दिन खेतों में काम कर रहा था जब मैंने लाला को खेतों में आते हुए देखा था। उनके साथ स्याह बुर्के में एक लड़की भी थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह लड़की कौन है। मैं चुपके से आगे बढ़ा। मैंने देखा लाला ने उस लड़की को एक तोहफा दिया और बोला, आज हम आखिरी बार इस तरह छुप कर मिल रहे हैं। मैं परसों तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊँगा। इसके बाद हम शादी के बाद ही मिलेंगे। मुझे अचानक से जीपों की आवाज़ें आने लगी तो मैं दूसरी जानिब फसलों में छुप गया। फिर जो कुछ भी हुआ आनन फानन ही हुआ था। जीप वाले मर्द अपनी औरत को खींच कर ले गए और लाला को मार गए। मुजम्मिल की बातें सुनकर मैं दंग रह गया था। क्या ये सब सच था? मेरा भाई किसी लड़की से मोहब्बत करता था? वो कौन थी आखिर? मैं फौरन घर गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ मुझे परिवेश की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं तो तुम्हारी दुल्हन बनकर इस घर में आना चाहती थी, फिर मेरी किस्मत में तुम्हारा भाई क्यों लिख दिया गया था? मैं हाँफते वजूद के साथ आगे बढ़ा। परिवेश ने मुझे देखकर अपनी मुट्ठी में कुछ छुपा लिया था। मैं नीचे कालीन पर बैठकर परिवेश की मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा तो वो रोने लगी। उससे मेरी मिन्नतें की कि मैं ऐसा ना करूं, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं हर राज फौरन जानना चाहता था। मैंने जोर जबरदस्ती करके परिवेश की मुट्ठी खोली तो उसमें लाला की पासपोर्ट साइज की नन्ही सी तस्वीर थी। मैंने परिवेश से कहा, अब जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। परिवेश रोते हुए बोली, यासीन एक बार हमारे इलाके में आया था। अब्बू के साथ लॉन में बैठा चाय पी रहा था। मैंने छत से उसको देख लिया था। मुझे वो अजनबी बड़ा अच्छा लगा था। मुझे एक शरारत सूझी। मैंने एक ख़त लिखा, उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर मुलाजमा के हाथ यासीन को भिजवा दिया। रात हुई तो उसका फ़ोन मुझे आ गया।
यूं मेरी और यासीन की आपस में गुफ्तगू होने लगी थी। हमारी दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो मुझसे मिलकर शादी के मामला तय करना चाहता था। उसने मुझे अपनी ज़मीनों पर बुलाया था। वो मुझे अपने माल्टे के बाग भी दिखाना चाहता था। यूँ मैं बड़ी राजदारी से वहाँ पहुँची। मुझे यासीन ने अपनी सारी ज़मीनें दिखाई, मगर फिर ना जाने कैसे वो सब हो गया। आप लोगों की तरफ से किसी ने वली लाला को खबर कर दी कि उसकी बहन यासीन से मिलने आई है। वली लाला वहाँ आ गया। फिर जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने ही है। परिवेश की बात सुनकर मुझे बड़ा शदीद धचका लगा था। मैंने उससे कहा, मुझे बताओ किसने मेरे भाई की मुखबरी की थी? मैं उसको जान से मार डालूंगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिवेश बोली, जिस इंसान ने भी मुखबरी की थी वो खुद बेकसूर है। उसने ये सब दानिस्ता नहीं किया। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे भाई की जान चली गई थी और वो मुखबिर को बेकसूर कह रही थी और परिवेश पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उस पर चीख रहा था जब अचानक नाजो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और बोली, लाला ये जुल्म बस खत्म कर दें। मैं बताती हूँ कि वो मुखबिर कौन था। वो मुखबिर मैं थी लाला, मैं। लाला मुझसे एक बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। मैं वली से मोहब्बत करती थी। मेरा उसके साथ राब्ता था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि यासीन लाला और परिवेश भी एक दूसरे को चाहते हैं। उस दिन लाला जब परिवेश को मिलने जा रहे थे, उन्होंने मुझसे तस्करा किया था इस बात का। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं आज तुम्हारी होने वाली भाभी से मिलने जा रहा हूँ। मैंने अता पता पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया था। वो बोले थे कि वली की बहन है। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यासीन लाला की शादी के बाद हमारा रिश्ता भी साफ हो जाएगा। मैंने ये सारी बात वली को बता दी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वली ये सब कर गुजरेगा। मैं हक्का बक्का सा बैठा उन दोनों के मुंह तक रहा था। इस सारे किस्से में तो मुजरिम कोई था ही नहीं, फिर सजा किसको दी जाती? मैंने नाजू से पूछा, इस बात के मुतालिक और कौन कौन जानता है? तो वो बोली, अम्मी और बाजी। मैं उस दिन वली के घर गई थी उसको आखिरी बार कहने के लिए कि वो गैरतमंद बनकर खुद को मेरे भाई के हवाले कर दे। उसकी बहन पर बहुत जुल्म हो रहा है, मगर उसको तो सिर्फ अपनी जान की पड़ी है। उस दिन वो मेरी नजरों से गिर गया लाला। वो कम सर्फ इंसान है। अब ज़र्फ दिखाने की बारी मेरी थी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर परिवेश से मुआफ़ी मांग ली थी। मैंने उससे वादा किया था, परिवेश मैं तुम्हें अपने घर में बहू का मकाम दिला कर ही रहूँगा। दिल तो उसका भी टूटा था ना, मोहब्बत तो उसकी भी छीनी गई थी। फिर उस पर यह जुल्म क्यों करता मैं? अम्मी और बाजी ने एहतजाज किया तो मैंने बड़े साफ अल्फाज में कह दिया था कि आपको ये बात समझ नहीं आती कि परिवेश का गुनाह नाजों से ज्यादा बड़ा नहीं है। अम्मी और बाजी कपकपा कर रह गई थी। मैंने अज़्म कर लिया था कि मैं परिवेश को उसका मकाम दिला कर ही रहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अज़्म में कामयाब हो गया। मेरे घर वाले अब परिवेश को एक बहू की तरह रखते हैं और वो मेरे साथ अब पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी पैदा कर लेगी, क्योंकि मैं उसे मोहब्बत से जीतना चाहता हूँ और मैं कामयाब होऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।